So welcome back to my channel, and in this video this will be the last video for BCH C3131 ऑर्गेनिक केम यानी कि वॉल्यूम 2 लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम कवर करेंगे एल्काइंस को और एरोमेटिसिटी को। तो ध्यान से सुनना, एल्काइंस जो है बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं होता है, सेम वही रिएक्शंस होंगे, सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे को मेन फोकस रखना होगा बस किसके ऊपर, एरोमेटिसिटी के ऊपर और कुछ एल्काइंस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से कवर करेंगे आपकी चीज़ों को, जल्दी एग्जाम भी आने वाला है ना। एल्काइंस एंड देयर टाइप्स। पहले तो मुझे बताओ एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। CnH2n-2 कह दो ना, -2, वो उसका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। एल्काइंस को हम बोल सकते हैं, एक और नाम देते हैं इसको एसिटाइलिन्स। जो सिंपलेस्ट एल्काइन होता है हमारा इथाइन, इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। कंस्टिट्यूट करता है द होमोलोगस सीरीज ऑफ ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डेट कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर एक एक साथ क्या होगी, कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होगी। दो तरह के एल्काइन बोल लो या फिर दो तरह के तुम एल्कीन बोल लो। जैसे टर्मिनल एल्कीन होता है वैसे टर्मिनल एल्काइन, या फिर इंटरनल एल्कीन, इंटरनल एल्काइन, यानी कि अगर डबल बॉन्ड बीच में आई तो इंटरनल और लास्ट में आई तो टर्मिनल, इधर आ जाए या इधर आ जाए, राइट। इतना आसान होता है बस। अब आई बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पहले से लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स, लगभग सेम होती है एल्कीन्स के जिनकी जैसे एल्कीन्स की होती है। दे आर ऑल कलरलेस एंड ओडोरलेस। ये सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन को छोड़ के सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होंगे और कैसे होंगे, ओडोरलेस। क्या होंगे, कलरलेस और ओडोरलेस होंगे, किसको छोड़ के, इथाइन को छोड़ के। बाकी इतना डीप तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। द फर्स्ट 3 मेंबर इथाइन, प्रोपाइन और 1 ब्यूटाइन, जो पहले के 3 मेंबर हैं इथाइन, प्रोपाइन और 1 ब्यूटाइन, ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर। पहले 3 स्टार्टिंग के 3, क्योंकि स्टार्टिंग इथीन से होगी ना, मतलब इथ से होगी ना स्टार्टिंग, इथाइन प्रोपाइन फिर ब्यूटाइन, जैसे उसमें था एल्कीन में था, सेम वैसी है। फिर बाकी के उसमें जो है बाकी के 8 कैसे हमारे, ये लिक्विड होते हैं, और उसके बाद जितने भी सारे सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के अंदर। इनकी जो फिजिकल कांस्टेंट जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटीज हो गया, इंक्रीज करती है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन दी मॉलिकुलर वेट। जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिकुलर वेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा मॉलिकुलर वेट बढ़ जा रहा है। एल्काइंस हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स और एल्केन्स और एल्कीन्स को कंपेयर करें अगर हम, तो अगर मान लो दोनों का सेम जो है कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एल्काइन का ज़्यादा हमें बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइन है उसके अंदर जो उसका डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से। एक चीज़ और, जो टर्मिनल एल्काइन होता है, टर्मिनल एल्काइन और जो इंटरनल एल्काइन होता है, अगर इन दोनों के अंदर सेम कार्बन है यानी कि दोनों आइसोमेरिक हैं, तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका, आइसोमेरिक का, जो कि कैसा है हमारा, इंटरनल वाला है, इंटरनल वाले का, इंटरनल, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टर्मिनल और इंटरनल में लिखा था। टर्मिनल एल्काइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा किससे कंपेयर में, इंटरनल एल्काइन के कंपेयर में, अगर वो आइसोमेरिक है दोनों, तब सिर्फ आइसोमेरिक होनी चाहिए, नहीं तो हम कार्बन देख के, अगर आइसोमेरिक नहीं तो हम क्या देखेंगे, कार्बन कितने हैं। इथाइन जो होता है वो सिंपलेस्ट, एक तो पहले मैं बताया था कि इथाइन कलरलेस नहीं होता और ओडरलेस नहीं होता, बाकी सारे कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। इथाइन द सिंपलेस्ट एल्काइन वाज बर्न्ड इन द माइनर्स लैम्प बिफोर इलेक्ट्रिक लैम्प्स वर डेवलप्ड। इलेक्ट्रिक लैम्प को डेवलप करने से पहले जब दुनिया में इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं आए थे, उस दौरान, उससे पहले हम क्या करते थे, एल्काइन को बेसिकली इथाइन को यूज़ कर सकते थे। इथाइन जो कि हमारा क्या है, सिंपलेस्ट एल्काइन है ना यार, जैसे इथीन हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन है, वैसे इथाइन हमारा क्या है, सिंपलेस्ट एल्काइन है। तो बेसिकली हम इसको यूज़ करते थे फॉर बर्निंग इन दी माइनर्स लैम्प, ताकि हम उसमें देख के अपना बढ़िया पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें। अब प्रिपरेशन, भाई सारी प्रिपरेशन देख रखी है, जैसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड्स, यहाँ से एक हटाओ H, यहाँ से एक हटाया X, यहाँ से एक हटाया X, यहाँ से एक हटाया H, क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। ये भी देख रखा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन टेट्राहेलाइड्स का, जिंक फंसाओ Zn(X2) निकालो, जिंक फंसाओ Zn(X2) निकालो, एल्काइन बन जाएगा। एल्काइलेशन भी देख रखी है, एल्काइलेशन नहीं देखी हमने टर्मिनल एल्काइन की। इसमें क्या होता है बेसिकली, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैं बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C पे क्या आएगा, प्लस, सॉरी C पे प्लस कह रहा हूँ मैं, C पे आएगा माइनस और H पर आएगा प्लस, क्योंकि हमारा कैसा है, sp कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये क्या होगा, Na प्लस यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा, Na प्लस C माइनस। इसके बाद क्या होगा, जब मैं एल्काइल हाइड्राइड ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये जो एल्काइल हाइड्राइड है इसका जो प्लस चार्ज है ये अटैक करेगा इस माइनस के ऊपर, क्योंकि X हमारा नेगेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड Cr। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं बेसिकली, अपना इसकी एल्काइलेशन कर सकते हैं, किसकी, टर्मिनल एल्काइन की। ये सब सिर्फ कहाँ में पॉसिबल है, टर्मिनल के अंदर पॉसिबल है, टर्मिनल के अंदर। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल वाले हैं उसके अंदर तो हमारे को फ्री हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, इस वजह से।
सेम डिहाइड्रोजन बेस लेंगे, HX लेंगे, निकाल देगा भाई, बहुत आसान है, सब पढ़ा रखा है मैंने, है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, पढ़ सकते हो। बाकी देखना चाहो तो जिंक फंसाओ, ZnBr2 निकालो, 2 मोल ZnBr2 निकलेंगे और प्रोपेन बन जाएगा, सिंपल सा। फिर वही वाली बात हो, इसमें सोडियम मिथेनाइड बनता है पहले, तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो हमने यहाँ पे आयोडोब्यूटेन लिया, तो हम ब्यूटेन इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके, तो इससे हेक्सेन बन जाएगा अपना बेसिकली। और ये कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ टर्मिनल के अंदर होगा, टर्मिनल के अंदर, याद रखना टर्मिनल के अंदर होगा, इंटरनल में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी दिस रिएक्शन गिव्स ओनली गुड यील्ड फॉर एल्काइन ओनली विद प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ये सिर्फ ब्रोमीन के साथ या फिर जो आयोडीन की, आयोडीन और ब्रोमीन, जैसे मैंने बताया था ना, HX की बॉन्ड बहुत ज़्यादा किसकी स्ट्रांग होती है, तो HI की बॉन्ड वीक होती है। इस तरीके से ही RI की बॉन्ड वीक होती है, मैं बताता हूँ, RI की बॉन्ड वीक होती है, इसलिए टूट जाता है। फिर RBr की बॉन्ड वीक होती है, इसलिए टूट जाता है। फिर RCl की बॉन्ड स्ट्रांग हो जाती है और RF की बॉन्ड स्ट्रांग होती है, इसलिए ये RI और RBr बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे। फिर रिएक्शंस ऑफ एल्काइन हमने देखे थे बहुत सारे, जैसे हमने एल्किन की देखे थे, सेम वैसे यहाँ पर रिपीट होंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास ये था, ये हमारा कौन सा है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है क्या, एक मिनट रुको, ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं, सॉरी वो है हमारा, मैंने गलती से बोल दिया, ये हमारा है, देखा था ना वाला लिंडलार्ड कैटलिस्ट, उसमें देखा था ना रिएक्शन, तो सेम वही रिएक्शन मैं इसमें बताऊंगा था ना, ये वही रिएक्शन है, इसमें सिस बनती थी, सिस दिख रही, सिस बनती हुई, ये अपोजिट साइड है, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम साइड आएंगे तो यहाँ पे सिस बनेंगी, सेम साइड एच आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे सही से दिखाया नहीं करके। और ये हमारा नो पॉइजन वाला है, इसके अंदर नो पॉइजन में क्या होता था, सीधा सारे के सारे एच जुड़ जाते थे, तो वो नो पॉइजन वाला है, क्योंकि पॉइजन के अंदर क्या होता था, बेसिकली हमारा एच आराम से जुड़ता था, एक ही मोल जुड़ता था एच का, H2 का। फिर हमने हेलोजिनेशन देखा था Br2 की ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। अच्छा, इसमें एक और था हमारा हाइड्रोजनेशन के अंदर, इसके अंदर हम क्या ले लेते थे, लिक्विड NH3 और सोडियम लिक्विड NH3 ले लेते थे, इसके अंदर हम क्या करते थे, बेसिकली H2 ऐड कर रहे थे, तो ये हमारा क्या था, बर्च रिडक्शन, बर्च। इसके अंदर हमारा क्या बना था, ट्रांसएल्कीन बन रही थी, ट्रांसएल्कीन से पढ़ा दिया मैंने। फिर हमने हेलोजिनेशन देखा था ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन और वाटर लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलोजनेट जोड़ेंगे ना भाई, हेलोजिनेशन जो कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो Br2 जोड़ेंगे, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, अपोजिट जुड़ जाएगा। फिर दोबारा एक और मोल जोड़, तो फिर अपोजिट जुड़ जाएगा। फिर हमारे पास आता है हाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसके अंदर हम HBr जोड़ेंगे, इसमें हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो एक H जुड़ेगा, फिर एक Br जुड़ेगा, फिर एक H जुड़ेगा, एक Br जुड़ेगा, इस तरीके से। फिर एक हाइड्रेशन पढ़ा था हमने H2O की प्रेजेंस, H2O कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ पे एक OH H जुड़ेगा, इस तरीके से। और ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ये क्या है, इनॉल है और एक कीटोन है, तो ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कर रहा है, ये टोटो की मदद से ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्टेबल। फिर हमने ओजोन एनालिसिस देखा था, अगर ऑक्सीडेटिव होगी, ऑक्सीडेटिव तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा हमारा, सिंपल सा अपनी इसमें जिंक नहीं होगा, इसमें O3 और पानी होगा, और यहाँ पे KMNO4 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। और अगर रिडक्टिव हुई तो रिडक्टिव में क्या होगा हमारे पास, रिडक्टिव में अपने पास जो है जिंक होगा और O3 होगा, जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ कभी भी कार्बोक्सिल एसिड नहीं बनता था, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनता था, देखा था हमने क्या बनता था अपना, क्या बोलते हैं उसको, कीटोन और एल्डिहाइड बनता था। 2 डिग्री हो 1 डिग्री हो एल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीडेटिव के अंदर 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, अपना जो 1 डिग्री वाला था वो क्या बनता था, 2 डिग्री वाला बनता था हमारा यहाँ पे एसिड बनता था, 3 डिग्री वाला अपना कीटोन बनता था, इस तरीके से। इसमें दिखा देता हूँ अपना एक बार, थोड़ा ऑक्सीडेशन, थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाएगी। अब ये सब मैंने बता दिया, प्राइमरी का लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सिंपल सी बात है, तो पता ही रहता है अपने को। अनटिल अनलेस कोई H2O2 ना आ जाए, उसमें खराश इफेक्ट लगेगा, यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये ओजोन एनालिसिस हमारे पास, ठीक है। इसमें एक ओजोनाइड बनती है, ओजोनाइड स्टेज बनती है, ठीक है। एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्काइन प्रोड्यूसेस द ओजोनाइड, ये स्टेट बनती है। उसके बाद अपना ये कन्वर्ट हो गया, अपना ये यहाँ पे इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड बना लिया, इस तरह से टक तोड़ा, KMNO4 से एसिडिक, ये हमारा कि जो KMNO4 है, एसिडिक KMNO4 लिया हमने यहाँ पे, और उसको हमने टक तोड़ दिया, ओजोन एनालिसिस कर दिया इसका। भाई कहना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, O3 से भी करोगे तो भी बनेगा ये चीज़, जैसे यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जरूर है कि हमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे को O3 जो है ऑक्सीडेटिव लेना है, बस ऑक्सीडेटिव, क्योंकि रिडक्टिव में काम हो नहीं पाएगा, रिडक्टिव वाला बहुत वीक होता है, रिडक्टिव वाला जो है इसकी तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ पाता है वो, तो ये पता रहना चाहिए इसके अंदर। हाइड्रोबोरेशन हम देखा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सब देख लिया था हमने प्रोटोन एनालिसिस भी, ये सब भी देख लिया था कि कैसे ऐसे काम करता है और ये ऐसे जुड़ जाता है, राइट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताया था वही आएगा, उसी में से जो है चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, तो सेम से रिएक्शन है इसके। मेन जो हमारा चक्कर है वो हमारा है एरोमेटिसिटी, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको तबीयत से पढ़ेंगे, तबीयत से। अब बात करते हैं हम सबसे पहले तो अपनी एरोमेटिसिटी के बारे में भैया, कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, क्या खेल चलता है इसके अंदर, वो देखते हैं एरोमेटिसिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स वॉज अननोन बट दे हैड वन थिंग इन कॉमन,
अ प्लेजेंट ओडोर, इनके पास प्लेजेंट ओडोर होती है, एक खुद की ऑर्डर होती है, क्योंकि हमें लिखा है एरोमेटिक, यानी कि अरोमा इनके पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक अरोमा होगा, अरोमा, जिसकी वजह से इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स रेफर करते हैं, राइट। लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन आर एरोमेटिक इन नेचर, जो हम बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि हमारे पास एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनाक है, डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये सब क्या है हमारी, ये सारी एरोमेटिक नेचर होती हैं, क्या होती है, एरोमेटिक नेचर। तो इसलिए हमारे को एरोमेटिक कंपाउंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंजीन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H6, क्या है ये C6H6, ठीक है। अब ये जो है कैसे बनता है, हमने एक प्रिपरेशन देखी थी, इसके हमने साइक्लोहेक्सेन लिया था, और साइक्लोहेक्सेन को हमने डाला था AlCl थी, जिसकी हमने क्या करी थी, इसकी एरोमेटाइजेशन करी थी। क्या बना था ये हमारा, ऐसे बेंजीन बन गया था। शायद हमने Al2O3 ली थी, सॉरी Al2O3 काट दो, Al2O3 ली थी हमने, और टेम्परेचर हमने क्या करा था, इंक्रीज करा था, 773 कुछ केल्विन था इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। अब जरूरी नहीं है तुम, चलो मान लो तुमने हेक्सेन भी नहीं लिया, तुमने सिंपल N हेक्सेन लिया, नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हमारा हेक्सेन है ये, इस हमने क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया। इसमें क्या सबसे पहले क्या होता था हमारे पास, साइक्लाइजेशन, देन साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रेशन, और फिर जो अपना बॉन्ड जुड़ जाती थी और एरोमेटाइजेशन हो जाता था। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, जैसे बेंजीन जो है, बेंजीन एंड मैनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लाइटर देन वाटर, ये हल्के होते हैं पानी से भी, ठीक है, और ये पानी में नहीं घुलते, ये इमिसिबल इन पानी, जैसे पेट्रोल पानी में नहीं मिलता, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं ना, इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। बेंजीन भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर होता है, इमिसिबल विद वाटर बट मिसिबल विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि लाइट डिजॉल्वाइक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सारे मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, जैसे है तो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय अ सूटी येलो फ्लेम, जो एरोमेटिक कंपाउंड जब इनको मैं जलाऊंगा तो कैसी फ्लेम आएगी, इनकी सूटी येलो फ्लेम आती है। फिर इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेंजीन का, वो 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी याद रखना चाहो रख लो, कोई जरूरत है नहीं इसकी। बेंजीन जो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और उसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, 0 होता है। वैसे ही डाइपोल मोमेंट इतना कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा भाई, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया ना यार इसका। तो फिर जो IUPAC है उसने कुछ इसके लिए अलग से जो है अपना एरोमेटिक कंपाउंड से कुछ अपना क्या निकाला, इनके नाम रखने की थोड़े अलग रूल्स निकाले। जैसे पहला क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग 1 एरोमेटिक रिंग, तो ये कैसे होते हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड होते हैं, बेंजेनॉइड। इनके पास क्या होती है, एक बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास C6H6। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आएंगे पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, इनके अंदर क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा रिंग, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है नेप्थलीन। फिर बाईफिनाइल रिंग है, बाईफिनाइल में क्या होगा, एक बीच में ऐसे ब्रिज हेड जुड़ा होगा इस तरीके से। फिर एंथ्रासीन और फा से याद रखो कि फिनेंथ्रासीन, फा एक और एक, फिनेंथ्रासीन, एक 3 बेंजीन जुड़ेंगी इस तरीके से, ये हमारी फिनेंथ्रासीन है, और ये हमारी क्या है, एंथ्रासीन है। तो ये थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, इनसे लिखने में लग रहा हो कि अलग नहीं है भैया, पर ये अलग है, क्या है ये भैया, अलग है, इसको इस तरह से फा से। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा, कार्बन के अलावा कुछ और कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास पैराडीन के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, एजोल पैरोल के अंदर हमारे पास एक नाइट्रोजन 5 वाले मेंबर रिंग के अंदर एजोल आ जाता है, और ऑक्जेल फ्यूरान आ जाता है हमारे ऑक्सीजन फ्यूरान रिंग जो बनती है, जो राइबो शुगर के अंदर होती है इस तरीके से। एक पायरेनोज होती है, पायरेनोज के अंदर क्या होता है, 6 कार्बन के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन आ जाता है, उसको हम पायरेन, जो कि हमारे किसके अंदर होती है, ग्लूकोज के अंदर होती है, ये हमारी फ्रक्टोज के अंदर होती है, राइबोज के अंदर होती है ये वाली फ्यूरेन। फिर जैसा कि हम देखें कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्लोरोबेंजीन है एक, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम कॉमन नाम देते हैं फिनॉल से। ये हमारे पास टोल्यूइन, इसका कॉमन नाम टोल्यूइन होता है, कॉमन नेम, ठीक है, इसका कॉमन नेम फिनॉल है। और ये हमारा क्या है, मिथाइल बेंजीन है। इसी के ऊपर मैं मान लो मैंने इथेन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है वो पता क्या है, वो हमारी पेरेंट कार्बन चेन ये है। हमारी पेरेंट कार्बन चेन बेंजीन कब होगी, जब बेंजीन और इसके ऊपर जो जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन से ज़्यादा कार्बन बाहर वाले के पास है तो बाहर वाली हमारी क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन होगी। अगर बेंजीन से ज़्यादा कार्बन बाहर पेरेंट के पास है तो जो बाहर वाली वो पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, अनलेस एंड अनटिल कि नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन कौन है, बेंजीन, जो कि इथेन के पास तो 2 ही कार्बन है। यहाँ भी बेंजीन पेरेंट कार्बन चेन है, इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोपाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन हमारी पेरेंट कार्बन चेन नहीं होती तो क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, और उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 फिनाइल ऑक्टेन। क्यों बोला मैंने 2 फिनाइल ऑक्टेन, क्योंकि हम पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हमारी ये है, ये हमारी क्या है यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन है। इसको मैं सही से बनाऊँ तो ऐसे बन सकता है कि ठीक है,
क्या है हमारी ये पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी है ये। यहाँ भी पीसीसी ये आ रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 फिनाइल ऑक्टेन, ऑक्टीन है ये। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, बाहर मान लो कोई कार्बन की चेन लगी हुई है और उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा तो भी प्रायोरिटी से याद हो जाएगी। अगर बाहर कोई चेन लगी है बेंजीन के ऊपर, तो अगर उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो भी प्रायोरिटी उसी की ज़्यादा होगी। बेंजीन की प्रायोरिटी कब ज़्यादा होगी? जब उसके ऊपर या तो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली, या फिर बेंजीन जो बाहर कार्बन की चेन जुड़ी है उससे उसके कार्बन जो है ज़्यादा हो बेंजीन के। तो यहाँ भी पीसीसी हमारी क्या आ रही है? ये वाली आ रही है। यहाँ देखूँ अगर मैं पीसीसी मेरी कौन सी आएगी? ये आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो इसलिए 2 फिनाइल। फिनाइल का हमारा ये जो बेंजीन रिंग क्या बन गई? हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन गई। इसका नाम क्या लिखा मैंने? 2 पे। जैसे मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करूँगा तो भाई नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप से यहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, 1 2, तो 2 फिनाइल इथेनॉल। ऐसे यहाँ पे कैसे करेंगे नंबरिंग हम? तो 1 2, तो 2 फिनाइल ब्रोमो इथेन। ऐसे यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। ऐसे चलते हैं इसकी नंबरिंग। फिर ये कुछ इसके अलग अलग अपने सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर एच ही कंपेयर में एच के रिस्पेक्टिव में यहाँ जोड़ दूँ कोई चीज़ तो ऑर्थो, यहाँ जोड़ दूँ तो मेटा, यहाँ जोड़ दूँ तो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, फिर मेटा फिर ऑर्थो, फिर यहाँ से दोबारा ऑर्थो मेटा पैरा। ऐसे चलता है OMP। ऐसे किसके रिस्पेक्ट में? ऑर्थो, इसके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चलती हैं चीज़ें। मतलब जो यहाँ पे जोड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का ऐसा रेफरेंस यूज़ करा है। जैसे यहाँ पे 1 2 मिथाइल डाईमिथाइल बेंजीन तो है ही है, बट इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑर्थो डाईमिथाइल बेंजीन, ये पैरा डाईमिथाइल बेंजीन, और ये पैरा डाईमिथाइल बेंजीन। ऐसे ये ब्रोमो, ऑर्थो डाईब्रोमो बेंजीन, मेटा डाईब्रोमो बेंजीन और पैरा डाईब्रोमो बेंजीन। ऐसे चलेगा। ऐसी हमारी चीज़ें चलती चली जाएंगी। इतना ईजी होता है। जैसे यहाँ पे मुझे इसका मान लो अगर IUPAC नेम लिखना, तो ये इसकी जो चेन है वो PCC कंपेयर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। PCC कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो क्या लिखूँगा उसका नाम मैं? 1 नंबर पे 1, और ये क्या है? 1 2 3 कार्बन की, तो प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। इसमें देखें तो ये क्या होगा? इसको हम 2 नाम दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर ऑर्थो, इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर देखा था नाम इसका, देखो यहाँ पे देखा था नाम इसका, तो देखो हमने देखा था ना 1 2, ये ऑर्थो डाईमिथाइल बेंजीन। ऐसे बोल सकते हैं इसको, कि ऑर्थो पे डाईमिथाइल बेंजीन, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम, ऑर्थो डाईमिथाइल बेंजीन। तो ऐसे हम यहाँ सकते हैं इसको। जैसे ये ऑर्थो डाईब्रोमो बेंजीन। अब ये जो है हमारा 1 2 3 4, 4th नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है। 4 ब्रोमो टोल्यूइन, या फिर 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। ऐसे इसका नाम हम लिख सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि मैं एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले तो, कि जो है रेजोनेंस, तो इसमें कुछ जानना है नहीं। रेजोनेंस के अंदर फालतू चीज़ें हैं सब, जो काम का बताता हूँ। एरोमेटिसिटी काम की हमारी। एरोमेटिसिटी जानने से पहले कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, उससे पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने में मस्त रहता है और इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अच्छी खासी, क्योंकि इसके अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉन एरोमेटिक उससे कम स्टेबल होता है, और एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल ही कम स्टेबल हो जाता है। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था इनका। अब ये देखते हैं ध्यान से एकदम आराम से। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन प्लानर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जो बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, उन सब की प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी। और ये किसके पास होगी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो पॉइंट इसमें ये कि वो प्लानर होने चाहिए। प्लानर क्या होना चाहिए भैया? प्लानर होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कोई भी कार्बन sp3 आ जाएगा, नहीं चलेगा। सारे के सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? पहला पॉइंट कि ये साइक्लिक होने चाहिए, साइक्लिक। सारे के सारे कार्बन sp2 होने चाहिए। वो जो है प्लानर होना चाहिए, प्लानर। चौथी चीज़ कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। और आखिरी चीज़, पांचवी चीज़, हकल्स रूल को वैलिड करना चाहिए, हकल्स रूल को। ठीक है, इसको हकल्स रूल को। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्टेबिलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अपार्ट एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं। कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो होते हैं ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कभी भी नहीं होते हैं। इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन को हटा के हम कोई चीज़ लगा देते हैं। ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं, कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं जाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ्टन मेड ऑफ ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल फिर डबल ऐसी बॉन्ड होनी चाहिए, और
यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होना चाहिए मॉलिक्यूल टू डीलोकलाइज अराउंड द रिंग इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये साइक्लिक तो होने ही होने चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हकल रूल, जिससे सवाल आएगा ही आएगा, 1,00,000% है, हर साल आया, इस बार भी आएगा और आना भी चाहिए। तो एनरिच हकल हमारे भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट था, इसने बताया कि इसने एक फार्मूला दिया, बेसिकली इसने एक जो है फार्मूला बनाया जिसके थ्रू हम वैलिड कर सकते हैं कि कोई हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि साइक्लिक है या नहीं है, sp2 है या नहीं, सारे प्लानर है या नहीं, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, हकल्स रूल, फिर हम लास्ट में देखते हैं जाके। हकल्स रूल कहता है कि अगर अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल मस्ट बी अ साइक्लिक कॉन्जुगेट, साइक्लिक कॉन्जुगेट होना चाहिए भाई, साइक्लिक, और उसके पास कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, स्पीशीज हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होने चाहिए उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि जो उसके इलेक्ट्रॉन है 4n+2 के मल्टीपल में होने चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन कभी भी 4n की मल्टीपल में नहीं हो सकते, यानी कि 4 की मल्टीपल में कभी भी नहीं हो सकते। 4 की मल्टीपल, जैसे मान लो अगर 4 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, फिर 12 हुआ, तो जिनके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4n+2, तो 4 1 4 और 2 6 से स्टार्ट हो सकता है। फिर मैं बोलूँ n की वैल्यू 2, तो 4 2 से 8 और 2 14 से स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, हमारे एरोमेटिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इनमें सवाल बन जाता है, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है हमारे पास, साइक्लोब्यूटाडाइन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल सिंगल, तो यहाँ पे चलो कॉन्जुगेशन भी है और साइक्लिक भी है। अब देखते हैं क्या ये हकल्स रूल को वैलिडेट कर पा रहा है। तो हकल्स रूल्स क्या होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ध्यान से देखें अगर हम, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक और 2 डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई तो 4 आ रहे हैं। तो ये 4n+2 रूल को वैलिडेट कर ही नहीं पा रहे, तो 4n के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, हमारा एंटी एरोमेटिक है। हेंस साइक्लोब्यूटाडाइन इज not an aromatic compound as it has 4 pi electrons and is highly unstable। क्या है ये, highly unstable है, राइट। अगर ऐसा होता तो ये एरोमेटिक हो जाता, बट ऐसा है ही नहीं ना, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4 आ रहे हैं। या तो भैया 0 होता, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते तब कुछ माना जाता, या 6 होते, या तो कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये 4n+2 रूल को वैलिड कर ही नहीं पा रहा ना किसी भी तरीके से। अगर मैं मान लो मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा तो 2 आएंगे, 1 रखूँगा तो 6 आएंगे, तो 2 या तो 6 हो, बीच में 4 आ रहा है, तो ये नहीं करेगा वैलिड। अगर हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइन, तो यहाँ देखें तो एक कंपाउंड हमारे को sp3 मिल गया, देखो ध्यान से, 1 2 सारी सिंगल बॉन्ड है। अगर सारी सिंगल बॉन्ड हो, जैसे बता देता हूँ कि ऑल सिंगल बॉन्ड होगी, तो क्या होगा हमारे पास, ये sp3 होगा, क्या होगा, sp3 होगा। अगर 3 कह रहा हूँ, 2 सिंगल 1 पाई तो sp2, 1 सिंगल 2 पाई तो sp2, ऐसा चलता है। या फिर मैं बोलूँ अगर इसको कि चलो इतना याद रख लो यार, बहुत है, इतना भी याद रखो, तो ये इसको वैलिड करवाएगा कि यहाँ पे हमारी प्लानरिटी पहले तो चली गई, प्लानरिटी उस वजह से वैलिड कर नहीं पाएगा, हेंस इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसा पढ़ भी सकते हो उस चीज़ को, यहाँ पे लिखा भी होगा सब है ना इसके बारे में, यहाँ पे लिखा है, देखो जरा, sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, ठीक है। अब अगला है हमारे पास कि बेंजीन, भैया ये तो एरोमेटिक कंपाउंड का बाप है यार, लिखा है एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो 4n+2 रूल वैलिड करूँ, देखो तो ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 1 4 + 2 6, यानी कि ये हकल्स रूल को वैलिड कर रहा है। तो क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी, डबल सिंगल, sp2 कार्बन भी है, सारे sp2 हैं, सारे के सारे sp2 हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो क्या है हमारा एरोमेटिक है। जैसे साइक्लोहेक्सा टेट्रा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, डबल सिंगल है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, sp2 भी सारे हैं, यानी कि प्लानर भी है, ये प्लानर भी हो गया। अगर एक भी sp3 आ जाएगा तो प्लानर नॉन प्लानर हो जाएगा वो। अब देखते हैं 4n+2 क्या वैलिड कर पा रहा है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 4n+2 रूल देखूँ, अगर मान लो n की वैल्यू में 1 लेता हूँ तो कितना आता है, n की वैल्यू 1 पे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो 4 2 = 8 + 2 कितना आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बट ये जो होता है ना, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होती, कैसा होता है हमारा, नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक क्यों, क्योंकि ये जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है, इस तरह के,
इस वजह से देख, इसमें लिखा भी, इट इज़ क्लियर दैट अ फ्लैट प्लानर ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ओवरलैप रिजल्टिंग इन डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो वैसे भी यहाँ पे लिख दिया कि नॉन एरोमेटिक होता है ये। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि फॉलोइंग स्पीशीज आर एरोमेटिक और नॉन। तो यहाँ पे देखो भाई सिंपल दिख रहा है हमारे को sp3 कार्बन आ गया, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे दिखा रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन सही हैं, 2 4 5 6, तो ये एरोमेटिक है। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 एरोमेटिक नहीं है, ऐसे देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा था SAQ 6 वाला। यहाँ पे लिखा भी है एनएरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है भाई, दिखा दिया मैंने यहाँ पे आपको। और ये भी यहाँ पे लिखा है कि नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बन पा रहे हैं। तो हैकेल्स रूल देखो 4n+2 में अगर आ जाएगा मल्टीपल में तो काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैकेल्स रूल वाला पोर्शन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने पूरा ऑर्गेनिक कवर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए मेरे साथ, और आई होप सब समझ में आया हो। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड अच्छे से पेपर देकर आना। ठीक है, बाय बाय।